पैनल बेरिक बूस्ट। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारा सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, वैसे इस पूरे चैप्टर में जनरली ड्यूटीज़ के बारे में बता रखा है कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटी है फर्म के रिगार्ड में या आपस में एक दूसरे पार्टनर्स के रिगार्ड में क्या ड्यूटीज़ है। सबसे पहले हम इसका सेक्शन नंबर 9 देखते हैं। सेक्शन नंबर 9 जो है वो जनरल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। 4 ड्यूटीज़ सेक्शन नंबर 9 ने बता रखी हैं। क्या कि एक्ट करे टू एक्ट टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि आपस में पार्टनर्स जो हैं वो इस तरीके से एक्ट करे कि फर्म को सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए वो चीज़ हो। सेकेंडली, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, फ्रॉड वगैरह नहीं करें, फेथफुल रहें एक दूसरे के साथ। रेंडर ट्रू अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लियरली सामने लाएं, पूरा ओपन रखें। रेंडर फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी अगर आपस में एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन फुली डिस्क्लोज करे। तो इस तरीके से 4 जनरल ड्यूटीज़ हमें सेक्शन 9 में देखने को मिलती हैं। इसके बाद जब हमारा आता है सेक्शन नंबर 10, ये बात करता है फ्रॉड के रिगार्ड में कि अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है कोई पार्टनर तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो इंडैमनीफाई करे फर्म को। अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है वो इंडैमनीफाई करे फर्म को। ये एक ड्यूटी है पार्टनर पे कि वो अपना आपको फेयरली ऑनेस्टली जो है वो कंडक्ट करे। अगर नहीं करता है और उसके चलते कोई फ्रॉड करता है तो उसको इंडैमनीफाई करना पड़ेगा। एक बार इन सेक्शंस को 9 और 10 को हम बेरक लैंग्वेज भी देख लेते हैं। देखिए 9 क्या बोलता है, जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या कह रहा है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो पहला क्या बोला कि कॉमन एडवांटेज के लिए वो चीज़ करनी पड़ेगी। सेकेंडली, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। थर्ड, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स दें। एंड फोर्थ, फुल इन्फॉर्मेशन की फुली डिस्क्लोज करें इन्फॉर्मेशन को ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और इन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कोई भी चीज़ जो फर्म को, पार्टनर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इफेक्ट कर रही है उन सब से रिगार्ड में वो उनकी ये सारी जनरल ड्यूटीज़ बनती हैं। फिर इसके अगर सेक्शन नंबर 10 की बात करें, ये कहता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ड बाय द फ्रॉड। कि अगर कोई फ्रॉड अगर करता है, कौन कर रहा है फ्रॉड, पार्टनर कर रहा है, पार्टनर कोई अगर फ्रॉड करता है तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करे फर्म को। एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ड बाय इट टू हिज फ्रॉड बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस को कंडक्ट करते वक्त, फर्म से रिलेटेड फंक्शंस करते वक्त अगर कोई भी फ्रॉड वो करता है तो उसके लिए उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 किसकी बात करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। जनरली पार्टनरशिप एक्ट में हमें कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे रखी है जो हमें सेक्शन नंबर 13 में देखने को मिलती है। लेकिन उन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को पार्टनर जो हैं बाय द कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। पार्टनर में डिसाइड देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे होगा, डीलिंग्स के थ्रू पता लगेगा। अभी आगे एक एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाऊंगी मैं। फर्दर क्या कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरी किया जा सकता है। कैसे, बाय द कंडीशन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बदलना है तो कंसेंट लगेगी सारे पार्टनर्स की। ऐसा नहीं है कि सपोजिंगली ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं तो सिर्फ सी ने आके कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सबकी कंसेंट लगेगी। एंड ये कंसेंट भी कैसे हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। जब अब इसके रिगार्ड में इस पूरे पॉइंट को लेते हुए या जो हमारा सेक्शन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में एक बार इलस्ट्रेशन से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी सी जो हैं तीनों मिलके पार्टनर्स हैं। इन्होंने एक डेट बनाई जिसमें क्या बोला कि वो बिजनेस करेंगे। ए जो है मैनेज करेगा बिजनेस को और बी सी जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जनरली तो क्या है, जब हम 13 को देखेंगे, सेक्शन 13 को, तो उसमें दे रखा है सेक्शन 13 देखें 12 देखेंगे, 13 देखेंगे, इसमें दे रखा है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि वो पार्ट ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। लेकिन अगर डीड में इन्होंने अलग चीज़ लिख दी है तो उस सिचुएशन में वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट
इस चीज़ को म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डीड के थ्रू किया है तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए, XYZ जो है वो एक पार्टनर है, इन्होंने डीड बनाई क्या कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो इनिशियली जो राइटिंग में तो हमें क्या दे दिया, डीड दे दी जिसमें कहा कि इक्वल डिविडेशन होगा। लेटर ऑन while doing the business, X received 1/2 of the profit, Y and Z received 1/4 of the profit। तो इनिशियली क्या था कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। डीड में हमारा ये था और ओरली या थ्रू द कोर्स ऑफ डीलिंग्स जो है इनका ये चेंज हो गया। सो जो पार्टी हैं उन्हें पता है, वो हाँ कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं इस अरेंजमेंट को, तो ये चीज़ जो है वो सुपरसीड कर जाएगी ओवर द डीड। सुपरसीड मतलब डीड के ऊपर इस ओरल जो ये चल रहा है इसकी मान्यता हो जाएगी, एंड ड्यू टू दिस हमारा ये वैलिड हो जाएगा थ्रू द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि कोर्स ऑफ डीलिंग्स के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि इवन दो डीड में लिखा है लेकिन कोर्स ऑफ डीलिंग्स में अलग तरीके से एग्री किया है, एंड इसकी वजह से ये चीज़ भी वैलिड हो जाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सॉरी ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये इलस्ट्रेशन यहीं ख़त्म हो गया है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट बदला जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो सेक्शन 11 है वो 3 पैराज में डिवाइडेड है। तो पहला पैरा वो हो गया। सेकंड पैरा इसका ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। सो अगर जैसे ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन में अगर इस तरीके की डीड नहीं होती, या सेकंड इलस्ट्रेशन में ये वाली डीड नहीं होती, तो हम, और इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं होती, तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, सेक्शन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, और अदर जो सेक्शंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के वो अप्लाई कर जाएंगे। जैसे कि इक्वल शेयर होगा, इक्वल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयरिंग हो गई, इस तरीके से ये पूरा अप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, AB पार्टनर्स हैं, एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो हम 13B में जाएंगे। 13B अभी हम आगे देखेंगे, उसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली, मतलब प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, लॉसेस में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये दे रखा है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम लोग एक्ट के थ्रू गवर्न हो जाएंगे। थर्डली क्या बोलता है सेक्शन 11 कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ओवरराइड मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि कोई पार्टनर, जब डीड बनी तो डीड में लिख दिया कि कोई भी पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। सपोजिंगली ये लिख दिया पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है कि दोनों की लाइबिलिटी बनेगी। ये हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड नहीं कर सकता, पर्सनल लाइबिलिटी होगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लाइबिलिटी नहीं घटाई जा सकती। दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड विल नॉट बी लाइबल टू फार्म। अगर सपोजिंगली पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में क्या किया कि फ्रॉड के लिए लाइबल नहीं होगा, फ्रॉडुलेंट क्रिमिनल एक्टिविटी भी है, तो अगर ऐसे लाइबिलिटी हटा देंगे तो फिर फ्रॉड तो होता ही रहेगा, एंड सफ़र कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी करेगा। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, मैंडेटरी प्रोविजन जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकते। एक बार सेक्शन में देखते हैं कि ये कैसे क्या दे रखा है। देखिए सेक्शन 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या कह रहा है ये, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो हमने कहा कि भाई एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, इसके मैंडेटरी प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये लाइन हमें यहाँ से मिलती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्या कह रहा है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे पता लगेगा, थ्रू दी कोर्स ऑफ डीलिंग्स। फर्दर क्या कह रहा है ये, सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, बदला जा सकता है। कैसे, कंसेंट के थ्रू। कंसेंट किसकी लगेगी, ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सिर्फ एक बंदा आके हाँ करके उसको नहीं बदल सकता, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। एंड ये जो कंसेंट है वो भी कैसे हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे होगी, थ्रू द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। तो ये तो बेसिक अभी हमने ऊपर पढ़ा वो है। इसमें फर्दर एक और चीज़ कह रखी, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड। अब जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसका जो सेक्शन नंबर 27 है वो ये बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देखिए सेक्शन 27 मैंने यहाँ लिखा भी है, लेट्स हैव अ रीड टू दिस एंड देन वी विल रीड दिस। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वॉइड।
क्या कह रहा है, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रेस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड टू दैट एक्सटेंट वाइड। तो जहाँ पे भी अगर रेस्ट्रेन किया जा रहा है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से, तो वो क्या हो जाता है, इस तरीके का एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। इसी चीज़ को लेके इसका एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है सेक्शन 11 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। क्या कह रहा है ये, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27, यानी कि सेक्शन 27 को छोड़ के, इससे मैं जो भी दे रखा है एक बार को भूल जाओ। सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है ऐसा एग्रीमेंट प्रोवाइड कर सकता है क्या, अ पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज अ पार्टनर। तो यहाँ पे एक तरीके में क्या कंडीशन लगा दी कि पार्टनर जो है कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगा, कोई और बिजनेस नहीं करेगा अदर देन फर्म का ही बिजनेस करेगा, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेगा वाइल ही इज अ पार्टनर। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लगा दिया, उस पर एक रेस्ट्रेन लगा दिया कि कोई वो लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस दूसरा कोई और वो नहीं करेगा। तो देखा जाए अगर जनरली हम बात करते, अगर सेक्शन 27 को ही हम बात करते हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो क्या हो जाता है, इस तरीके का एग्रीमेंट जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन होती वो क्या होता, वॉइड होता। लेकिन ये जो पूरा हमारा क्लॉज है, बिकॉज ऑफ दिस नॉट विद स्टैंडिंग, ये क्या हो जाता है, सेक्शन 27 का एक एक्सेप्शन बन जाता है और एक साइड में दे देता है कॉन्ट्रैक्ट में से कि नहीं, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर है जहाँ पे अगर ये जनरली क्या हो रहा है, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस पे अगर स्टॉप लगा रहे हैं तो उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो एक वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन फर्म से रिगार्ड में है, पार्टनरशिप से रिगार्ड में है और सिर्फ ये दे रखा है कि आप इस तरीके की अगर कंडीशन है तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी, एग्रीमेंट कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, सो विद दिस सेक्शन 11 हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 किसकी बात करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब पार्टीज जो हैं, पार्टनर्स जो हैं, वो कैसे बिजनेस को करेंगे। सेक्शन 12 में क्या कर रखा है, कुछ राइट्स और एक ऑब्लिगेशन दे रखे, 4 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इसके ऑब्लिगेशन देख लेते हैं। एक ही ऑब्लिगेशन है जो 12B में दे रखी है। क्या कह रहा है, टू अटेंड डिलीजेंटली टू देयर ड्यूटीज़, यानी कि हर पार्टनर्स की कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या हो गई, ड्यूटीज़। तो वो जो ड्यूटीज़ है उनको डिलीजेंटली अटेंड करे, ये उसकी क्या है, सबसे मेन ऑब्लिगेशन है जो कि 12B में दे रखी है। ड्यूटीज़ जैसे क्या हो गई, जब हम अभी 13 देखेंगे तो उसमें दे रखा होगा कि शेयर करेगा इक्वली, कंट्रीब्यूट करेगा लॉसेस को इक्वली, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो करे। ऊपर हमने देखा जनरल ड्यूटीज़ में कि रेंडर करे फुल अकाउंट्स, तो ये क्या है, उसको डिलीजेंटली वो चीज़ करे, गुड फेथ में करे, अच्छे से वो करे, टू द अटमोस्ट गुड फेथ, वो वाली चीज़ें। तो ये सारी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो उन ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली करे, ये 12B में दे रखा है। बाकी 12A, C और D में हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं। जैसे पहला राइट क्या दे रखा है, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज़ कि जो भी बिजनेस है उसके पास राइट है। जैसे अभी हमने ऊपर इलस्ट्रेशन में देखा था, एक इलस्ट्रेशन था जिसमें हमने बोला था कि A, B, C पार्टनर हैं, A जो है वो मैनेज करेगा, B, C इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बदल दिया। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट में क्या दे रखा है कि सभी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि 11 में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। 12C में 3 बातें दे रखी हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले बता रखा है कि कोई भी जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उनके रिगार्ड में कोई भी डिस्प्यूट आता है, मेजॉरिटी के बेसिस पे उसे डिसाइड कर लिया जाएगा। वहीं अभी ऑर्डिनरी मैटर ना होके सपोजिंगली नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर चेंज करना है नेचर ऑफ बिजनेस तो क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए रहेगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो जनरल डे टू डे डेली लाइफ के रोज़मर्रा के कोई डिसीजंस हैं तो उनमें मेजॉरिटी चल जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस ही बदलना है तो उसमें कंसेंट चाहिए रहेगी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फर्दर क्या है, हर पार्टनर के पास राइट है टू एक्सप्रेस ओपिनियन इवन इफ मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन हो रहा है। अब कोई माइनर मतलब किसी A, B, C तीनों पार्टनर्स थे, B और C एक डिसीजन के फेवर में, A फेवर में नहीं है, तो भी वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। मैटर डिसाइड होने से पहले अपना ओपिनियन रखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी बेसिस पे ही ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हर पार्टनर अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। फर्दर ये 3 एक राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं 12C में दे रखा है। 12D जो है वो क्या बताता है
एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी द बुक्स ऑफ द फर्म। तो जो बुक्स ऑफ द फर्म है, दैट इज जो अकाउंट्स हो गए या अदर बुक्स हो गए जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, फर्म में यूज़ हो रहे हैं, उन बुक्स को हर पार्टनर के पास राइट है क्या कि वो उसे एक्सेस कर सके, ले सकता है, इंस्पेक्ट कर सके और उसकी कॉपी बना सके। ये सारे राइट्स जो हैं 12 के अंदर पार्टनर को दिए गए हैं। एक बार सेक्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पहला तो क्या है, उसके पास राइट है कि क्या कर सके, कंडक्ट में पार्ट ले सके। सेकेंडली क्या कह रहा है? बाउंड है, यानी कि क्या हो गया, ये ड्यूटी दे दी क्या कि वो अटेंड करे डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस करते वक्त जो जो ड्यूटीज उसकी बनती है उसको वो डिलीजेंटली वो करे। तीसरा क्या कह रहा है? एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस। तो कोई भी ऑर्डिनरी मैटर है उससे रिलेटेड अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिसाइड किया जाएगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो मिनिमम 2 चाहिए, 5 है तो 3 चाहिए, इवन नंबर्स पे नहीं होगा काम, मेजॉरिटी चाहिए। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, मेजॉरिटी के हिसाब से होगा। दूसरी बात क्या बोली कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। अब मेजॉरिटी से कह रहे हैं पर ए बी सी अपने अपने पॉइंट्स रखो, उसके बाद रखने के बाद आप मेजॉरिटी ले लो। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है? नो चेंज इन के मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स। तो अगर नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करना है, जनरल क्या कहा, ऑर्डिनरी मैटर के लिए किससे चल रहे हैं हम, मेजॉरिटी से चल रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ बात नेचर ऑफ बिजनेस की आएगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर इज रिक्वायर्ड। लास्टली डी पॉइंट क्या कहता है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। तो 3 राइट्स दे दे बेसिकली कि एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, क्या, बुक्स ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 12 कुछ सर्टेन राइट्स एंड अ ड्यूटी के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट हम सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं दे रखा है, यहाँ पे हर कहीं एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे इधर भी देखेंगे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रहता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये चीज़ें बदली जा सकती है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि हर वक्त कोई लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहा हो ज़रूरी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है कि अगर आपने अपने जब पार्टनरशिप बनाई, आपने आपस में ये चीज़ें डिसाइड नहीं करी, तो हम किससे गवर्न होंगे, पार्टनरशिप एक्ट से होंगे। पार्टनरशिप एक्ट में सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो बेसिक हैं उनके बारे में बता रखा है। तो 13 देखते हैं। 13 कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है। क्या बोल रहा है? सबसे पहला तो इसने बोला, एक नेगेटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट करता है कि क्या, कि जो पार्टनर है ही इज़ नॉट एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस करते वक्त उसके कंडक्ट में पार्टनर जो है वो रेम्यूनरेशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस, हमने जब पार्टनरशिप पढ़ा था डेफिनेशन, तो किसके लिए था, टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो जब ये प्रॉफिट्स शेयरिंग कर रहे हैं तो इसको हम रेम्यूनरेशन नहीं बोलेंगे। कि रेम्यूनरेशन हो गया तो वो किसके लिए होगा, या तो एजेंट के लिए होगा या फिर किसके लिए होगा, किसी सर्वेंट या मैनेजर, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय के लिए वो चीज़ यूज़ हो जाती है। सो पार्टनर के लिए हम रेम्यूनरेशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि रेम्यूनरेशन के लिए वो एंटाइटलमेंट नहीं है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन जनरली क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होगा या कुछ परसेंटेज टाइप में होता है। सो हमारा पहला तो यही हो जाता है कि पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के लिए वो एंटाइटलमेंट नहीं रखता है। फिर आगे ये तो उसकी एक तरीके की लाइबिलिटी टाइप कह लो। आगे इसके कुछ राइट्स बता रखे। सबसे पहला क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। दैट इज़ कि प्रॉफिट्स को तो इक्वल शेयर करेगा और लॉसेस में इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इररिलेवेंट है। अब सपोजिंगली किसी ने 10 लाख लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए, 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। ए ने लगाए 10 लाख, बी और सी ने लगाए 5-5 लाख, 5-5 लाख। तो क्या इससे ये शेयरिंग और प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। शेयरिंग और प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं वो सेम ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब सपोजिंगली कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लेता है, एक कहता है कि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है तो प्रॉफिट में भी मेरा हिस्सा ज़्यादा होगा, देन इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो भले ही किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, जनरल रूल की हम बात करेंगे जो कि क्या है, इक्वल शेयरिंग। तीसरा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पहली चीज़ में साफ साफ क्या बोली, पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो सबसे पहली तो चीज़ क्या है, सपोजिंगली फर्म काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि पहले साल से ही वो प्रॉफिट्स दे, हो सकता है पहले साल लॉसेस में जाए, तो लॉसेस में से कैप इंटरेस्ट जो है वो नहीं निकलेगा। इंटरेस्ट किस में से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से निकलेगा। सपोजिंगली अगर एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट किया है, फर्स्ट ईयर में इनका 1 लाख का ही प्रॉफिट रहा है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट इस 1 लाख में से निकलेगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं निकलेगा। तो नो इंटरेस्ट, और एक और चीज़ क्या बोली है, नो इंटरेस्ट अनलेस एग्रीड। तो सबसे पहला तो 2 चीज़ हो गई ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि एग्रीमेंट में देना चाहिए इंटरेस्ट के बारे में, अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट की बात नहीं है तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकेंडली किस पे होगा, प्रॉफिट पे मिलेगा, दैट इज़ कि अगर लॉस हुआ तो नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। हम बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैपिटल की कर रहे हैं, सरप्लस जो वो दे रहे हैं एज अ लोन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है कि डिसाइड किया कि चलो 5-5 लाख लगाएंगे, बट बिजनेस है, यू नेवर नो कि कब पैसा और लगेगा। तो बाद में अगर पैसा ज़्यादा लगा रहा है, ए ने कहा कि चलो मैं बिजनेस को ज़रूरत है 2 लाख और दे देता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उसको उस 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस एग्रीड नहीं किया है, और अगर मिलेगा भी तो वो प्रॉफिट में से मिलेगा। चौथा क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एनी पेमेंट, जो अभी मैंने आपको बोला कि लोन की तरह दे रहा है तो बात अलग है, तो वही चीज़ डी वाला बोल देता है, इन केस ऑफ एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के अलावा कुछ और दे रहा है। जैसे हमने बोला था ABC, इन्होंने 5-5 लाख रुपीज़ ईच जो है वो लगाया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि इस 5 लाख पे जो हमारा सी पॉइंट बोल रहा है, ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ये 5 लाख पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस एग्रीमेंट में नहीं दे रखा। वहीं डी पॉइंट क्या कह रहा है कि अब इनिशियली तो क्या था 5-5 लाख दिया, अब बिजनेस को ज़रूरत पड़ी तो ए ने 2 लाख रुपीज़ और दे दिए सपोजिंगली। तो जब ये 2 लाख रुपीज़ दिए तो इस केस में ये क्या हो गया, पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया। कैपिटल तो कितना था 5 लाख, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया वो 2 लाख रुपये हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इस 2 लाख पे इंटाइटलमेंट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर आपके एग्रीमेंट में दे दिया, एग्रीमेंट में दे दिया कि भाई 10% होगा, ठीक है, एग्रीमेंट में दे दिया 10% होगा, तो उस सिचुएशन में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं दे रखा तो हम कहाँ पे आएंगे, सेक्शन 13 क्लॉज डी ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट 6% पर एनम। पर एनम क्या होगा, 1 साल का, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 लाख पे 6% लग जाएगा। पेबल इवन इफ फर्म सफर लॉस, अब क्योंकि ये एज अ लोन टाइप में दिया गया है तो ये क्या होगा, ये पेबल है इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस, फर्क नहीं पड़ता लॉस हो रहा है नहीं रहा, उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, डिसाइड नहीं किया था इसको देने के लिए, एग्री तो सिर्फ 5 लाख के लिए किया गया था, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा दे रहा है ताकि फर्म अच्छे से चल सके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लोन की तरह है, लॉस हो प्रॉफिट हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ई क्या कह रहा है, फर्म, ई और एफ जो है वो इंडैम्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहला चीज़, अगर कोई पार्टनर है, ई क्या कह रहा है, अगर कोई पार्टनर है वो उसने कोई पेमेंट किया है या कोई लाइबिलिटी इनकर की है, 2 चीज़ हो रही है, या तो कोई पेमेंट किया है या लाइबिलिटी इनकर की है, कब, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या कोई इमरजेंसी हुई थी जिसमें प्रोटेक्ट करने के लिए फर्म को फ्रॉम द लॉस। सपोजिंगली ए बी जो हैं दोनों मिलके ट्रक सर्विसेज चलाते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब ट्रक जो है वो ख़राब हो गया, गुड्स ख़राब हो जाएंगे, अगर सपोजिंगली वेजिटेबल्स हैं, नाउ दे विल गो बैड, तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, वहीं पे रेडी लगा के उनको बेच दिया। इन सच अ केस ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, फर्म को लॉस से बचाने के लिए क्या, क्योंकि अगर वो उनको नहीं बेचते तो वो जो पूरा नुकसान होता वो उस ट्रक सर्विसेज की का मतलब इनकी फर्म को हो जाता। तो इस सिचुएशन में सिर्फ बी, जैसे वहाँ पे वो ट्रक चला रहा था, बी ने ये चीज़ की, तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ के लिए इंडैम्निफाई करे, क्योंकि पार्टनर ने वो किस लिए किया है, प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है। इसी तरीके से तो ये तो हो गया कि भाई फर्म को करना पड़ेगा, सिमिलरली पार्टनर जो है उसको भी इंडैम्निफाई करना पड़ेगा फर्म को, कब, व्हेन, जब लॉस कॉज्ड बाय विलफुल नेग्लेक्ट। पार्टनर जो है गलती कर रहा है, आप जान के भाई ट्रक में
बताता हुआ उसमें इमरजेंसी या ट्रक में या किसी जो व्हीकल है उसमें इन्होंने कुछ मशीन लगा रखी थी जिससे पता लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है, स्टिल आपने वो चालू कर लिया या स्टिल आप वो कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट है। आपने जानबूझ के सब कुछ पता होते हुए भी आपने नेग्लिजेंस किया है, तो उस सिचुएशन में पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। देखिए सेक्शन 10 जो है वो बात कर रहा है फ्रॉड की, कि अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया तो उस सिचुएशन में इंडेमनीफाई करना होगा। वहीं जो 13B है वो बात कर रहा है नेग्लिजेंस की, कि अगर नेग्लिजेंस हुई है तो उस सिचुएशन में, और वो नेग्लिजेंस कैसी है, विलफुल नेग्लिजेंस है, तो उस सिचुएशन में पार्टनर जो है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। एक बार सेक्शन रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, अ पार्टनर नॉट एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन, तो पहली चीज़ तो हो गई, रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं करेगा फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट लेना उसकी एक तरीके की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसके लिए उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। सेकेंडली क्या कह रहा है, पार्टनर्स जो हैं दे आर एंटाइटल टू शेयर इक्वल इन द प्रॉफिट, तो शेयर करेंगे इक्वली इन द प्रॉफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली टू दी लॉसेस। थर्ड क्या कह रहा है, वेर अ पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट, जहाँ एंटाइटलमेंट इंटरेस्ट कब है, ऑन द कैपिटल, तो एंटाइटलमेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब होगा, जब वो एग्रीमेंट में दे रखा होगा। सब्सक्राइब बाय हिम सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ पेमेंट, तो साफ साफ ओनली वर्ड लगा के क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से निकलेगा, लॉसेस होते हैं तो नहीं देंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कोई भी पेमेंट या एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर पार्टनर कर रहा है तो उस सिचुएशन में ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन, उसको इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट पे, 6% पर एनम। ये कब है, जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है तो वो ज़्यादा होगा। जनरली बिजनेसेस में जब लोन भी लिया जाता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे होता है, 1% रहता है, 1% पर मंथ, तो बेसिकली 12% हो जाता है। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है या आपस में कुछ वैसे सहमति नहीं की है तो उस सिचुएशन में 6% पर एनम रहेगा। फिफ्थली क्या कह रहा है, अ फर्म शेल इंडेमनीफाई अ पार्टनर, तो कौन कर रहा है, फर्म इंडेमनीफाई कर रहा है पार्टनर को, कब, जब पेमेंट्स किए हैं या लाइबिलिटीज हुई, ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पहली बात, बिजनेस सही से करना चाहिए, अगर पार्टनर की खुद की गलती है तो फर्म लाइबल नहीं होगी, लेकिन अगर पार्टनर ने सही से काम किया है और तो और इन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉसेस, लॉस से बचाने के लिए उसने काम किया है, एक जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन करेगा उस हिसाब से उसने काम किया है, तो उस सिचुएशन में फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। फिर क्या कह रहा है, अब पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म, ऐसे ही पार्टनर जो है वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को कब, जब विलफुल, उसके विलफुल नेग्लेक्ट से कोई लॉस हो रहा है। एक नोट देख लीजिए, क्वेश्चन जो है मेंस में अगर हम बात करें किसी भी जुडिशरी के लिए या आपके एलएलबी की बात करें तो दो क्वेश्चन हमारे एक तरीके में बन सकते हैं, क्या कि राइट ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर क्या हैं। अगर राइट ऑफ पार्टनर्स आते हैं तो आपको ये जो हैं वो लिखने रहेंगे, दैट इज़ 12A, C, D और 13 का A, B, C, D, E। तो बेसिकली ये सारे सेक्शंस में हमारे मोटा मोटी राइट्स कवर्ड हो जाते हैं। वहीं अगर ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो उसमें हमारा सेक्शन 9, 10, 12B, 13F, 15 और 16, ये सारे जो सेक्शंस हैं ये हमारे ड्यूटीज़ के में आ जाएंगे। 9, 10, 12B, 13F ये हमने देख लिए हैं, आगे 15, 16 हम देखेंगे। तो अब पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 14 और 15। सेक्शन नंबर 14 जो है वो उसकी बात करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की बात करता है। क्या कहता है कि फर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो क्या होगी, कोई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या कोई राइट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए जो कि ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। ओरिजिनली ब्रॉट इनटू स्टॉक ऑफ द फर्म से क्या मतलब है कि जब फर्म बनाई थी तो इनिशियली पार्टनर्स ने अपना अपना कुछ लगाया होगा। आज जैसे हो सकता है कोई एक पार्टनर होगी, भाई उसकी ज़मीन थी, दूसरे पार्टनर ने वैसे मॉनेटरी लगा लिया, तो ये ओरिजिनली जो इनिशियली उसमें था तो वो सारी प्रॉपर्टीज़, राइट, इंटरेस्ट, पहले तो वो चीज़ हो गई। सेकेंडली क्या है, कोई भी जो एक्वायर्ड की गई है बाय परचेज या अदरवाइज किसके थ्रू, बाय और फॉर दी फर्म, या तो फर्म ने खुद ने परचेज करी है या फर्म के लिए परचेज करी गई है, एक्वायर्ड की गई है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़, राइट्स एंड इंटरेस्ट। या फिर जो मनी जो दी फर्म की मनी से एक्वायर्ड की गई है, ठीक है, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एंड इसमें इंक्लूड होती है गुडविल ऑफ द बिजनेस। जो गुडविल होती है भले ही इसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए गुडविल को भी हम प्रॉपर्टी में मानते हैं। गुडविल जो है वो बेची जाती है बाकायदा, तो इसीलिए ये क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हो गई।
इसमें अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ को ओनरशिप एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोजिंगली मेरी कोई प्रॉपर्टी, मैं किसी के संग पार्टनर में हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मैं मेरे फर्म के लिए यूज़ करने दे रही हूँ, तो इससे क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई? नहीं। प्रॉपर्टी अगर यूज़ हो रही है फर्म के लिए तो वो ऑटोमेटिकली फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, अनटिल एंड अनलेस वही परचेज है, अदरवाइज है, ओरिजिनली ब्रॉट, इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज नहीं होती, तब तक कि वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म नहीं कहलाएगी। 14 जो है वो बताता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या है, वहीं 15 बताता है इस प्रॉपर्टी ऑफ फर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, ऑब्वियसली बात है फर्म एक लीगल एग्जिस्टेंस है, जो कि वहीं पे इसका होल्ड कौन कर रहा होगा? पार्टनर कर रहे होंगे। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म जो कि हेल्ड एंड यूज बाय द पार्टनर, जो पार्टनर यूज़ कर रहा है, हेल्ड कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो फर्म का बिजनेस है उसके लिए उसे एक्सक्लूसिवली यूज़ करेगा, प्राइवेटली वो यूज़ नहीं कर सकता टू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो प्रॉपर्टी है फर्म को, उसको प्राइवेट यूसेज नहीं किया जा सकता। एक बार सेक्शन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी, सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल कर जाएगा। तो जनरल रूल क्या है? जैसे एक्सक्लूसिवली यूज़ होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो पर्सनली भी यूज़ की जा सकती है, तो क्या होगा? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टीज, राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो 3 चीज़ें बोली हैं, प्रॉपर्टीज, राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इन टू द स्टॉक ऑफ द फर्म। ओरिजिनली ब्रॉट से क्या मतलब हो गया? जो इनिशियली वहाँ पे थी। और एक्वायर्ड बाय द परचेज और अदरवाइज, या तो एक्वायर्ड की है या ओरिजिनली ब्रॉट की है, मतलब इनिशियली जब स्टार्ट किया था तभी से लाए थे। ठीक है। या एक्वायर्ड की है बाय परचेज और अदरवाइज, और फॉर द पर्पज और इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए की गई है किसी भी चक्कर में, या इंक्लूड कर रहा है क्या? गुडविल ऑफ द बिजनेस। Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in the property acquired with the money belonging to the firm। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट जो फर्म की पैसों से खरीदा गया है, एक्वायर्ड किया गया है, उसको भी हम डीम्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म, यानी वो डीम्ड, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फर्म तो है बट वो डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि सपोजिंगली ए जो है वो शॉप ला रहा है, बी मशीनरी ला रहा है, ए बी पार्टनर्स थे, ए ने शॉप लाई, बी ने मशीनरी लाई, तो दोनों क्या हो गई? फर्म की प्रॉपर्टी हो गई, और ये ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द फर्म स्टॉक बोल लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर आपस में जब बिजनेस कर रहे थे, 1-2 साल हो गए, कुछ फंड्स इकट्ठे हो गए, उस फंड्स से कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, तो वो क्या हो जाएगी? वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हो जाएगी, जो कि एक्वायर्ड की गई है। ठीक है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हो जाएगा। 15 क्या था? एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज बाय द पार्टनर। तो वो पहली चीज़ हेल्ड करेगा कौन? पार्टनर कर रहा है। यूज कैसे कर रहे हैं? फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिवली उसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन, अब बस 2 सेक्शन बचते हैं, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 16 किसकी बात करता है? पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर, कि जो पर्सनली उन्होंने अर्न किए उनके बारे में बात करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ए पॉइंट की। इसमें 2 क्लॉजेज हैं, ए एंड बी। सो एक एक क्लॉज हम देखते हैं। ए क्या बोलता है? पार्टनर डेराइव्स प्रॉफिट। अगर पार्टनर जो है वो प्रॉफिट डेराइव कर रहा है किससे? किसी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से, या जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म हमने ऊपर देखी 14 में, उसके यूज़ से, या फिर कोई जो बिजनेस कनेक्शन। अब जब फर्म इतने टाइम बिजनेस करेगी तो कनेक्शंस बनने लग जाते हैं, तो उस कनेक्शन को यूज़ करके कोई भी प्रॉफिट जो है पार्टनर अर्न करता है। 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, ट्रांजेक्शन, यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शन। तो इन तीनों के यूज से अगर प्रॉफिट अर्न करता है पार्टनर, तो पार्टनर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उसको अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट, यानी कि उस प्रॉफिट के बारे में पार्टनर्स को बताए और उस प्रॉफिट को पे करे फर्म को। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट किसको बिलोंग कर रहा है? फर्म को कर रहा है, बिकॉज फर्म की वजह से वो प्रॉफिट अर्न हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, पार्टनर यूजेस फर्म्स कस्टमर लिस्ट टू रन साइड बिजनेस। सपोजिंगली कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ए एंड बी की। अब ये ए जो है वो क्या करता है, या इसकी जो अकाउंट बुक्स होती हैं उसका यूज़ करके, जिस बुक में पूरा दे रखा है कि किससे कितना लेन देन है, उसका यूज़ करके वो साइड बिजनेस शुरू करता है, और साइड बिजनेस से वो कुछ
अमाउंट साइड बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके थ्रू वो कस्टमर्स के थ्रू वो अपनी चीज़ें बेचता है। तो इस तरीके से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, वो जो सारा प्रॉफिट होगा वो किस पार्टनर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को पे करे, मस्ट बी शेयर्ड विद द फर्म। ठीक है, सो पार्टनर यूजेस फर्म, जैसे एग्जांपल के लिए वही कस्टमर लिस्ट यूज़ करी साइड बिजनेस के लिए, एंड तो वो क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ जाएगा फर्म के साथ। सेकंड देखिए इसका बी क्लॉज क्या कहता है। तो पहला तो क्या हो गया कि इन तरीके से कोई भी प्रॉफिट अर्न हुआ तो ड्यूटी है कि वो उनके वो दे। बी क्लॉज क्या कह रहे हैं, पार्टनर पे क्या क्या ड्यूटी है कि वो सेम नेचर का बिजनेस नहीं करेगा और बिजनेस से compete नहीं करेगा। अब ए सॉरी ए बी सी तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, सपोजिंगली कॉटन इंडस्ट्री चला रहे हैं, कॉटन इंडस्ट्री है इनकी। अब ए क्या करता है, साइड में जाकर एक अलग से चुपचाप से अलग एक्स करके इंडस्ट्री स्टार्ट कर लेता है कॉटन से रिलेटेड ही। ये कॉटन इंडस्ट्री एक्स जो है वो चालू कर लेता है। तो क्या हो गया, सेम नेचर हो गया। सेम नेचर होने की वजह से क्या हो गया, ड्यूटी क्या पार्टनर पे वो नहीं कर सकता। अब अगर ये चीज़ ए कर लेता है तो ए की क्या ड्यूटी बनती है, इन केस अगर वो इस तरीके की करता है तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो अगेन अकाउंट दे उसका, पे करे फर्म को कोई भी जो प्रॉफिट्स बने। इनफैक्ट इसकी वजह से अगर इस इंडस्ट्री को लॉस होता है, ऑब्वियस सी बात है, इन्हें ये क्या, ये यहाँ के जो कस्टमर्स था या जिनके संग लेन देन हो रहा था उनको अगर ये अपनी तरफ खींच लेता है तो इस जो ये इनकी अगर सपोजिंगली वाई नाम की ये इंडस्ट्री थी तो इस वाई को लॉस होगा। तो एक ही क्या ड्यूटी बनती है कि इस लॉस की भरपाई करे, जितने भी प्रॉफिट उसने कमाया है वो सारा भरे। तो ये सारी जो है वो उसकी ड्यूटी बन जाएगी एक ही। तो दो चीज़ें इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलती है, एक तो सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते, सेकेंडली वो फर्म के बिजनेस के संग compete नहीं कर सकते। अगेन ध्यान रखेंगे हर जगह की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में परमिट कर रखा है देन इट कैन बी डन। एक बार इसका सेक्शन भी देख लेते हैं, वही सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल प्रिवेल ओवर दिस प्रोविजन। So if a partner derives any profit himself from any transaction of the firm or use of the property, तो पहली चीज़ क्या बोली, transaction of the firm, secondly use of the property और the business connection of the firm और firm name, firm का ले रहे हो, firm का नाम यूज़ ले रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट बताना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। बी क्लॉज क्या बोलता है, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज सेम नेचर अगर कैरी कर रहा है, compete कर रहा है विद दैट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अकाउंट करना पड़ेगा और पे करना रहेगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, ऊपर जब हम लोगों ने सेक्शन 11 बोला था तो उसमें एक मैंडेटरी प्रोविज़न बोला था। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा प्रोविज़न मैंडेटरी है कौन सा नहीं, तो वो हमें इस तरीके के क्लॉज से पता लग जाता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि मैंडेटरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। वहीं पे कुछ इस तरीके का नहीं दे रखा, जैसे कि जो हमारा ऊपर सेक्शन 10 था, एक बार देखते हैं वापस। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 में हमें यस देखिए यहाँ कहीं पे भी ऐसी लाइन नहीं दे रखी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि कौन से मैंडेटरी प्रोविजन हैं कौन से नहीं हैं। ओके, सो विद दिस हमारा सेक्शन 16 भी हो जाता है। नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन 17, इसमें हेडिंग तो दे रखी है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, बट बेसिकली ये वो ग्राउंड्स बता रहा है जहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बेसिकली अफेक्ट नहीं हो रही हैं। जैसे कि अगर कोई चेंज होता है फर्म में चेंज किसकी बात कर रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, या एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। सपोजिंगली हमारी पार्टनरशिप जो थी वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए थी, उस पीरियड के बाद भी अगर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर जाती है, या जब एडिशनल अंडरटेकिंग है जो है वो पार्टनरशिप जो है वो फर्म जो है वो कैरिड आउट करने लग जाती है, वो स्टार्ट कर लेती है, तो उस सब से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमारा सेक्शन 17 बोलता है। और इसमें मेजरली हमें वही बता रखा है कि इससे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इफेक्ट नहीं होगी। एक बार प्रॉपर हम देखते हैं। देखिए ये क्या बोलता है, चेंज इन द फर्म, क्या बोल रहा है कि अगर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में कैसे चेंज होगा, या तो कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा होगा या कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू कर जाएंगी अनलेस
कोई न्यू एग्रीमेंट है, आपस में एग्रीमेंट करा कि नहीं अब ये इसकी ये राइट्स हैं, इसकी ये ड्यूटी है। जैसे इनिशियली हमने जो एक इलस्ट्रेशन देखा था जहाँ पे ए जो था वो मैनेज कर रहा था, बी सी नहीं कर रहे थे। अब सपोजिंगली सी जो एक नया पार्टनर ऐड हो जाता है डी, तो जनरली तो क्या रहेगा, वही चीज़ होगी कि भाई ए करेगा बी सी नहीं करेंगे, डी के लिए हमें एग्रीमेंट में बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है नहीं है ना। अगर नहीं होता तो वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाली चीज़ कंटिन्यू कर जाती है। बी क्या कह रहा है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, दैट इज़ कि सपोजिंगली हमारी पार्टनरशिप बनी थी 2 साल के लिए, अब 2 साल ख़त्म हो गए, पार्टनरशिप को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन पार्टनरशिप में मतलब काम जम रहा है साथ में, तो उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू कर ली। तो फिल्म कंस्टिट्यूट हुई थी फिक्स पीरियड के लिए, बिजनेस कंटिन्यू करा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पार्टनरशिप क्या बन गई, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी, सेक्शन में कमेंट्स में बताइएगा। पार्टनरशिप एंड विल क्या होती है, जहाँ पे ड्यूरेशन नहीं दे रखा, न्यू ड्यूरेशन एंड नो डिटर्मिनेशन, कि बता नहीं रखा कि कैसे वो ख़त्म होगी क्या है। तो जब वो कंटिन्यू कर गई तो वो क्या बन गई, हमारी पार्टनरशिप एट विल बन गई। इसमें पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी क्या कह रही है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो पहले की तरह कंटिन्यू कर जाएंगी एज फार एज दे आर कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। मतलब कि जो लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब अगर आप वापस में उसमें ड्यूरेशन लगा देते हो, सपोजिंगली 2 साल से बढ़ाई पर आपने फिर लगा दिया कि अभी 1 साल और चलेगी, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर कंडीशन वगैरह लगा रहे हो तो उस हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगी, अदरवाइज पहले जो थी वही चीज़ कंटिन्यू कर जाएगी। तो बेसिकली देखा हमने, ए में भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ इफेक्ट नहीं हो रही अनटिल अनलेस एग्रीमेंट में हम बदलाव कर रहे हैं। सी भी इसी तरीके से कहता है कि कोई राइट्स एंड ड्यूटीज अफेक्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस एग्रीमेंट में करेंगे। बट इसमें सिचुएशन क्या दे रखी है, जब एडिशनल अंडरटेकिंग जो है ले रहे हैं, दैट इज कि नेचर ऑफ बिजनेस को हम बदल रहे हैं या कोई नया नेचर ऑफ बिजनेस एग्री कर रहे हैं। फर्म जो थी किसी एक एडवेंचर के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब दूसरे एडवेंचर अंडरटेकिंग ले रही है, तो क्या हो गया, दैट इज़ कि फर्म क्या करेगी, कोई नया या एडिशनल बिजनेस वो स्टार्ट करे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रह जाएंगी एज दोज आर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग। तो ओरिजिनली जो थी वही चीज़ हमारी कंटिन्यू कर जाएगी। एक बार अगर इनके थोड़े से इलस्ट्रेशन टाइप्स हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो हमने पहली चीज़ बोली, चेंज इन द नेचर ऑफ द फर्म। सपोजिंगली ए एंड बी थे, 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी हैं, पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, सी को ऐड ऑन कर दिया, सी जो है इंट्रोड्यूस कर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों के बीच में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो नहीं बदलेंगी अनटिल अनलेस हम एग्रीमेंट में ही कर लेंगे, भाई सी बाद में आया है, इसको पूरा प्रॉफिट नहीं देंगे, इसको हम सिर्फ हाफ प्रॉफिट देंगे, एंड इधर वाले फुल मतलब एक तरीके में 2:2:1 का रेशियो हम लोग रखेंगे। तो वो चीज़ हम एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी, अब इवन आफ्टर 5 ईयर्स अगर हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 ईयर्स खत्म हो गए फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या बन गई, वो पार्टनरशिप एट विल बन गई। इसी तरीके से जो इसका तीसरा वाला है, जो अंडरटेकिंग वाली चीज़ हो गई, सपोजिंगली ए जो था वो क्या, एक फर्म थी एक्स फर्म, फर्म बोल रही हूँ मैं, पार्टनर्स नहीं है, तो एक्स नाम की फर्म है, वो क्या कर रही है, कोई ग्रॉसरी शॉप चला रही है, क्या चला रही है, ग्रॉसरी शॉप चला रही है। लेटर ऑन क्या करा, इन्होंने एक और बिजनेस ऐड कर लिया, क्या, लेट्स से बेकरी शुरू कर ली। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ये तो अगर पार्टीज अगर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या रह जाएंगी, सेम रह जाएंगी अनटिल अनलेस क्या है, पार्टीज जो हैं एग्रीमेंट के थ्रू कुछ चेंजेस कर लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने इनिशियल ए और बी पार्टनर्स थे, ये दोनों पार्टनर्स हैं, एक्स करके ग्रॉसरी शॉप चला रहे हैं, एडिशनली बेकरी कर ली, अब ए बी ग्रॉसरी शॉप में इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे थे, तो जब बेकरी चालू करी तो जनरली तो क्या होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रही तो प्रॉफिट्स सेम हो गए। लेकिन अगर इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें बोला कि बेकरी के अंदर 2:1 का रेशियो होगा, तो फिर वो एग्रीमेंट प्रिवेल कर जाएगा ओवर दिस क्लॉज। सो विद दिस हमारा ये सेक्शन 17 का भी बेसिक हो जाता है। एक बार सेक्शन और देख लेते हैं एंड देन इट विल बी कंप्लीटेड। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, क्या कह रहा है, आप सब्जेक्ट तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए
आफ्टर अ चेंज इन क्या कह रहा है, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म में अगर चेंज आता है तो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है तो क्या होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं इन द रीकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो जो नई फर्म बनी है उसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे एज देवर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, जैसे कि चेंज से पहले थे। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, क्या कह रहा है, व्हेन अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, जब फर्म जो है फिक्स टर्म के लिए बनाई गई थी, कैरी कर रही है बिजनेस, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी, तो वो सेम रह जाएंगे जो कि एक्सपायरी से पहले थे, एज फार एज ए कंसिस्टेंट होने चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, कोई अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो बात डिफरेंट हो जाएगी। When additional undertaking are carried out, तो when a firm constituted to carry out one or more adventure, इनिशियली किसके लिए था, एक एडवेंचर के लिए था, जैसे कि हमने कहा कि वो ग्रॉसरी के लिए कर रहा है, लेकिन बाद में क्या कहता है वो, कैरी आउट अदर एडवेंचर, बेकरी भी शुरू कर दी, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या रह जाएंगी, सेम रह जाएंगी एज दोज इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जितना हम नए पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमें पुराना भी याद करने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है, इसीलिए एक कुछ क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एक सेकेंड आप कमेंट्स में बताइएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का सेक्शन कौन सा है, एंड एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन से हैं, 4 एसेंशियल हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।